Hello everyone, very good morning to all of you. So, the topic for today is conversion of business entities. आप जानते हो अच्छे से कि पूरा चैप्टर प्रोसीजरल है, पूरा चैप्टर प्रोसीजरल है, प्रोसेस ही प्रोसेस है. अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो डेफिनेटली वो बहुत सॉर्टेड ही होगा कि भले ही वो 10 लाइन लिखते हैं, लास्ट में कुछ लाइन ऐसी लिखेंगे कि अब इसको इसमें कन्वर्ट करवाना है तो क्या प्रोसेस होगी. तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली प्रोसेस, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी. सबसे आसान प्रोसेस. देखो, इन प्रोसीजर्स को याद करने का ना एक सिंपल तरीका क्या है, जो मैंने पहले भी बताया था. ये सॉर्ट आउट कर लो, ये सॉर्ट कर लो कि कौन सी अथॉरिटीज इन्वॉल्व हो रही हैं, कौन सा फॉर्म इन्वॉल्व हो रहा है. सिंपल. और केवल एक चीज जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है वो है कि उन फॉर्म के साथ के अटैचमेंट. अधिकतर अटैचमेंट तो लॉजिकली याद हो जाते हैं, कुछ एक दो जगह अटैचमेंट हमें स्पेसिफिकली उनको अलग से करके याद करना होगा. तो प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी में कन्वर्जन सबसे आसान कन्वर्जन है. अप्रूवल किसकी चाहिए? बोर्ड की और शेयर होल्डर की. तो कॉल एंड होल्ड बोर्ड मीटिंग एंड पास द बोर्ड रेजोल्यूशन. 4 चीजों का डिस्कशन करेंगे बोर्ड मीटिंग में. एक ही बार बता रहा हूं, लास्ट बार बता रहा हूं. बोर्ड मीटिंग के मेजर एजेंडा. पॉइंट नंबर 1, अप्रूवल द प्रपोजल ऑफ कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी. दूसरा बोर्ड का एजेंडा, टू फिक्स द डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. तीसरा बोर्ड का एजेंडा, बोर्ड मीटिंग का एजेंडा, टू ऑथोराइज 1 पर्सन जो जनरल मीटिंग का नोटिस इश्यू करेगा. ऑथोराइज 1 पर्सन और अ कंपनी सेक्रेटरी. और बोर्ड मीटिंग, जो जनरल मीटिंग हो रही है उसका नोटिस अप्रूव करना. तो ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ये आप सबको मेरे ख्याल से वैसे भी याद होंगी. अब आगे आते हैं. कॉल एंड होल्ड बोर्ड मीटिंग के बाद पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं. कॉल एंड होल्ड जनरल मीटिंग. और इस पूरे टॉपिक के लिए, मतलब इस मैटर के लिए, जनरल मीटिंग में पास करवाना होगा स्पेशल रिजोल्यूशन. क्या इस वजह से, हाँ जल्दी जल्दी आते हैं हम, क्या इस वजह से आर्टिकल्स ऑल्टर होंगे? यस. मेमोरेंडम ऑल्टर होगा? यस. नाम चेंज होगा दोनों ही जगह. और आर्टिकल तो क्यों ऑल्टर होंगे? वो जो 3 रेस्ट्रिक्शंस आपके आर्टिकल में लगे हुए हैं, आप अब उन्हें हटा दो. तो ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम. आर्टिकल में तो ऑल्ट्रेशन क्यों हो रहा है? वो 3 जो कंडीशन है प्राइवेट की वो हट जाएंगी. और ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम क्यों है? नाम चेंज हो जाएगा, प्राइवेट वर्ड हट जाएगा. स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है तो क्या याद आ जाना चाहिए कि क्या फाइल करना पड़ेगा? MGT 14 फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग द स्पेशल रिजोल्यूशन. और फिर आप फाइल करें INC 27 ROC को. अब ये फॉर्म MGT 14 INC 27 के अटैचमेंट कॉमन अटैचमेंट है, कोई अलग अटैचमेंट नहीं है. दोनों में कॉमन अटैचमेंट है. क्या अटैच करना है? जो रिजोल्यूशन पास किया उसकी कॉपी, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द स्पेशल रिजोल्यूशन पास इन द जनरल मीटिंग. जो जनरल मीटिंग का नोटिस था, उसकी कॉपी. जनरल मीटिंग का जो एजेंडा, मतलब नोटिस इंक्लूडिंग एजेंडा, उसकी कॉपी. और जो रिजोल्यूशन पास हुआ उसकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी. 2 अटैचमेंट. तीसरा अटैचमेंट क्या? ऑल्टर्ड मेमोरेंडम और ऑल्टर्ड आर्टिकल. ऑल्टर्ड मेमोरेंडम एंड ऑल्टर्ड आर्टिकल. इन लास्ट में लिख सकते हैं एनी अदर अटैचमेंट इफ रिक्वायर्ड. ये फॉर्म 27 और MGT 14 के अटैचमेंट है. खत्म. अगर सब कुछ ठीक हुआ, दे विल इशू अ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. उसके बाद आपकी कंपनी हो जाएगी पब्लिक कंपनी. जहां भी जो भी डाउट है, आप बिल्कुल, मैं इवन पढ़ा भी रहा हूं तब भी आप अपना डाउट ड्रॉप कर देना चैट बॉक्स में, आप डाउट लिख कर दे देना. चलिए आगे आते हैं. नाउ द टिपिकल कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी. यहां किसका रोल इन्वॉल्व होगा? अपार्ट फ्रॉम द शेयर होल्डर, अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्टर, यहां कौन इन्वॉल्व है? रीजनल डायरेक्टर. सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए. पहले NCLT होता था, तो हमने कहा नाउ इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसकी जगह आप जानते हो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या? रीजनल डायरेक्टर. वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया. चलिए आगे आते हैं. क्या लिख रहे हैं?
ये स्क्रीन प्रॉब्लम कर रही है आज। आई होप आप सबके पास अपने नोट्स हैं, रेफर कर रहे हो आप। चलिए, तो वैसे भी जो पढ़ने वाले लोग हैं उन्होंने एक बार, दो बार, तीन बार मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। ब्लर भी कर रही है क्या स्क्रीन? ब्लर भी हो रही है? ओके। दो तीन बार ऑलरेडी आपने चैप्टर पढ़ा, एक बार टेस्ट के टाइम पर, एक बार क्लास के टाइम पर पढ़ा हुआ ही है। अभी एक बार आपने रिवीजन के टाइम पर पढ़ लिया होगा मेरे पहले। तो अब तो जस्ट चीजें रिकॉल करते हैं जल्दी जल्दी। नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर टू कन्वर्ट द पब्लिक इनटू प्राइवेट कंपनी? और यहाँ मैटर क्या है? यहाँ मैटर है किन किन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। आपके डिबेंचर होल्डर्स को, आपके क्रेडिटर्स को मेजरली यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। जिनको आपसे पैसा लेना है उनको प्रॉब्लम हो सकती है। सो कॉल एंड होल्ड बोर्ड मीटिंग एंड पास द बोर्ड रेजोल्यूशन, मैटर पूरे के पूरे वही है। नेक्स्ट, कॉल एंड होल्ड जनरल मीटिंग एंड पास द स्पेशल रेजोल्यूशन। अगेन आर्टिकल भी ऑल्टर होगा, मेमोरेंडम भी ऑल्टर होगा। नेक्स्ट, क्योंकि एमडीटी, क्योंकि एसआर पास हुआ है तो एमडीटी 14 फाइल करना है। अब आएगा ना टॉपिक की स्टार्टिंग। कुछ बच्चों को डाउट अभी तक भी है, सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, चलो सर 6 नंबर में भी आ जाए, कैसे लिखेंगे सर इतना बड़ा आंसर? मैं आपको पहले भी बता चुका, ये आंसर क्या है? एक लाइन हुई है अभी केवल, या आपको दिख रहा है एक पैराग्राफ। आप उस बड़े आंसर में केवल एक लाइन लिखो, कॉल एंड होल्ड द बोर्ड मीटिंग एंड पास द नेसेसरी बोर्ड रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन। खत्म। हाँ, फिर पॉइंट नंबर 2, कॉल एंड होल्ड बोर्ड मीटिंग एंड पास द स्पेशल रेजोल्यूशन। पॉइंट नंबर 3, फाइल एमडीटी 14 टू द आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग द एसआर। अभी तक 3 ही तो लाइन हुई है। अब चौथा पॉइंट ही तो सबसे बड़ा है, वो आप मान लो कि एक पेज में वो जाएगा, बस खत्म। तो एक पेज वो, बाकी आधा पेज दूसरा मैटर, 1.5 पेज खत्म। ट्राई करोगे खुद से लिखने का तो कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको कि हाँ आप सम अप कर पा रहे हो इतनी चीजों, इतने टाइम में। चलिए, तो फाइलिंग ऑफ फॉर्म। अब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, उसके लिए आरटी को आपको पिटीशन फाइल करनी होगी। यू नीड टू फाइल पिटीशन टू द रीजनल डायरेक्टर। नाउ अब तो बहुत सारी चीजें तो क्या है यहाँ पर आपको खुद को समझ में आ जाएंगी। ये सेक्शन के रेफरेंस जो हमने तब छोड़ दिए थे अब आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए, फिर भी हम तो स्टार्टिंग से बात करते हैं। अगर आपकी कंपनी को कन्वर्जन करना है पब्लिक को प्राइवेट में, तो आपको आरटी को अप्लाई करना है, पिटीशन फाइल करनी है इन फॉर्म नंबर RD1 अलोंग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? बहुत परेशान कर रही है स्क्रीन बार बार, आज ये टाइम वेस्ट होगा। चलिए, पॉइंट नंबर 1, आरडी को अप्लाई करोगे, आरडी को क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे? पहले डॉक्यूमेंट तो बहुत बेसिक है, जैसे पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर ए हुआ और बी हुआ, ये तो बहुत नॉमिनल से अटैचमेंट है। मैं ऑल्टर्ड मेमोरेंडम की कॉपी, ऑल्टर्ड आर्टिकल की कॉपी सबमिट करनी है। पॉइंट नंबर 2, जो आपने जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास किया उसके रिजोल्यूशन, उसके मिनट्स है ना, तो उसका मीटिंग का नोटिस, मिनट, रिजोल्यूशन की कॉपी, ये फाइल करनी है। नाउ अब पॉइंट नंबर सी, अब तो सीक्वेंस वाइज ही पढ़ देते हैं। नोट्स हैं आपके पास? हाँ ठीक है, नोट्स रेफर कर लोगे आप, आई आई अंडरस्टैंड, बट ठीक है, मैं एक बार फिर भी ट्राई कर रहा हूं कि अगर दिखी जाए तो बेटर है। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। चलिए, तो पॉइंट नंबर सी पर आते हैं। कॉपी ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन या पावर ऑफ अटॉर्नी ऑथोराइज टू फाइल एप्लीकेशन फॉर सच कन्वर्ट। जनरली यहाँ किसको ऑथोराइज किया जाता है? वी ऑथोराइज द कंपनी सेक्रेटरी टू फाइल अ पिटीशन। किसको? आरडी को पिटीशन फाइल करने के लिए कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं, लाइक एडवोकेट को अपॉइंट करते हैं, सीएस को अपॉइंट करते हैं। तो उनके नाम पर क्या होगा आपका? पावर ऑफ अटॉर्नी। अरे वकालतनामा जानते हो? अरे वो आपको प्रेजेंट करने जाएगा तो आरटी के सामने क्या बोलेगा? आरटी बोलेगा कौन हो आप? तो वो बोलेगा ना मैं इनका वकील हूं, मैं इनका सीएस हूं। तो पावर ऑफ अटॉर्नी या बोर्ड रेजोल्यूशन जो आपको अपॉइंट करने के लिए, आपको ऑथोराइज करने के लिए पास किया है। पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी क्या है? कंपनी के मैनेजरल पर्सन। देखो यहां पर भैया, की मैनेजरल पर्सन को 3 तो डिक्लेरेशन देने हैं। ये वाला डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन है। तो अब पॉइंट नंबर एबीसी तो नॉर्मल हो गए। अब दूसरी तरीके से क्या याद रखो कि 3 तरह के डिक्लेरेशन है। कौन देंगे ये तीनों डिक्लेरेशन? की मैनेजरल पर्सन। क्या देना है की मैनेजरल पर्सन को? पहला डिक्लेरेशन कि कन्वर्जन के बाद जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 की कंडीशन है, हम वो फुलफिल करेंगे। अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 की क्या कंडीशन है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है।
यही दी हुई है ना। तो प्राइवेट कंपनी के जो कंडीशंस हैं, जो रेस्ट्रिक्शन है, हम वो सेटिस्फाइड करेंगे। क्या करोगे? बोले हमारे नंबर ऑफ मेंबर 200 तक रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, यही करोगे ना? यस, हम वो फुलफिल करेंगे वो कंडीशंस। कोई डिपॉजिट हम एक्सेप्ट नहीं, हम हाँ, और ये भी लिखना है कि हमने कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किया हुआ नहीं है एक्ट का वोलेशन करके। आपको इतना याद ना रहे, पहला डिक्लेरेशन सिंपल याद रखो, वी वुड कंप्लाई विद द सबसेक्शन प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। प्राइवेट कंपनी जैसे प्रोविजन कंप्लाई कर लेंगे, मेंबर 200 तक रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे, कोई पब्लिक ऑफर इसके बाद नहीं लाएंगे, हमारे शेयर्स के ट्रांसफर को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। ये डिक्लेरेशन देना है। पॉइंट नंबर 2, नेक्स्ट डिक्लेरेशन क्या? इन सेक्शन का कोई नॉन कंप्लायंस हमने अभी किया हुआ नहीं है। 73 टू 76 क्या है? डिपॉजिट्स के सेक्शन है ना। तो ये सारे सेक्शन आपको आते हैं, 185, 186 याद है? अरे इंटर कॉर्पोरेट लोन गारंटी एडवांस एक्सेट्रा। तो इन प्रोविजंस के हमने अभी की डेट में कोई नॉन कंप्लायंस नहीं कर रखे। अब जिनको बहुत एम्बिशन है विद रिस्पेक्ट टू द मार्क्स, वो तो सेक्शन रेफर करें, बहुत बढ़िया। और नहीं तो आप क्या करो कि key managerial person are required to provide a declaration that with respect to certain provisions of the Companies Act we have not made any non-compliance। कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस का हमने नॉन कंप्लायंस किया हुआ नहीं है, लाइक इंक्लूडिंग सेक्शन 73 टू 76, ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन बाय, ये तो सेक्शन ही गलत रेफर्ड है। डिक्लेरेशन बाय की मैनेजरियल पर्सन, किस बात का की मैनेजरियल पर्सन का डिक्लेरेशन? सिंपल लैंग्वेज में डिक्लेरेशन समझा देता हूं। इस बात का डिक्लेरेशन कि कंपनी आज की डेट में किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, और थी तो हमने क्या करवा लिया? डीलिस्ट। बताओ ऐसा डिक्लेरेशन क्यों देना है? क्योंकि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स लिस्ट नहीं हो सकते। तो कंपनी लिस्टेड नहीं है या थी तो हमने क्या करवा लिया? डीलिस्ट। इस बात का डिक्लेरेशन देना है। तो तीन बेसिक कंडीशन पे अटैचमेंट है, ऑल्टर्ड आर्टिकल, ऑल्टर्ड मेमोरेंडम और ऑथराइजेशन की कॉपी, जो सीएस को अपॉइंट कर रहे हो, एडवोकेट को अपॉइंट कर रहे हो। अब 3 है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन इस बात का हमने कोई नॉन कंप्लायंस किया हुआ नहीं है पर्टिकुलर सेक्शंस का। डिक्लेरेशन इस बात का, हाँ डिबेंचर है तो चलेगा। डिक्लेरेशन इस बात का कि कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 की कंडीशंस कंप्लाई करेगी। डिक्लेरेशन इस बात का कि लिस्टिंग हमारी नहीं है और है तो हमने डिलिस्ट करवा दिया है। ठीक है ना सर? केएमपी हर पब्लिक कंपनी में केएमपी हो जरूरी है क्या? नहीं, एक लिमिट से ज्यादा बड़ी में ही होते हैं केएमपी सब। तो फिर अगर केएमपी नहीं है तो ये डिक्लेरेशन साइन कौन करेगा? कोई भी डायरेक्टर ना। एप्लीकेशन में और क्या क्या डिटेल देनी पड़ेगी? हाँ अंकित देख, उसमें एक और चीज लिखी है, वॉज नेवल लिस्टेड, और आगे लिखा है एंड इफ वॉज सो लिस्टेड। तो हमने क्या करवा लिया था? प्रोसीजर वेयर कंप्लाइड विथ फॉर कंप्लीट डिलिस्टिंग ऑफ द शेयर्स। शेयर्स की बात कर रहे हैं अंकित, बढ़िया। नेक्स्ट सर, अब हमको ना एक डाउट आता है, ऊपर लिखते ही अटैचमेंट है, नीचे लिखते ही पर्टिकुलर्स है। बेटा बात समझो, ये चीजें फॉर्म में लिखनी है जो अब पढ़ रहे हैं, और ऊपर वाली चीजें फॉर्म के साथ में अटैच करनी है। तो फॉर्म में क्या क्या बताना पड़ता है? आपकी बोर्ड मीटिंग कब हुई, जनरल मीटिंग कब हुई इस कन्वर्जन के लिए, कन्वर्जन का रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, कन्वर्जन का रीजन बताओ, और इस कन्वर्जन का शेयर होल्डर, क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर पर क्या इफेक्ट आएगा वो बताओ। अगर पिछले 5 साल में भी तुमने कोई कन्वर्जन किया है तो वो बताओ। अदरवाइज हम तुमसे पूछेंगे कि अभी तुम इतने टाइम पहले तो आए थे, अभी तो तुम कन्वर्ट करवा के लेकर गए थे प्राइवेट को पब्लिक में, अब क्यों विद इन 5 ईयर्स ही पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहे हो? देयर शुड बी अ टाइम गैप ना, मतलब हमको रीजन जानना है क्यों इतनी जल्दबाजी में सब कर रहे हो। तो बेसिक डिटेल्स यहां पर रिक्वायर्ड होंगी, यहां फॉर्म में ये चीजें और आपको सबमिट करनी है। आगे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कंपनी को आरडी को अप्लाई करने के एटलीस्ट 21 दिन पहले, देखो अब ये सेक्शन 8 कंपनी में अलग हो जाएगा, यहां अलग है। यहां आरडी को अप्लाई करने के 21 दिन पहले ये काम करना है। क्या काम करना है? न्यूज़पेपर में नोटिस पब्लिश करना है कि किसी को अगर इस कन्वर्जन से क्या है ऑब्जेक्शन तो हमें बता दे।
न्यूज़पेपर के नोटिस का फॉर्मेट दिया हुआ है आईएनसी 25 है। अब तक इस पूरी प्रोसेस में क्या क्या आ गया है? एमजीटी 14, आरडी 1 है ना, एमजीटी 14 स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए, आरडी 1 पिटीशन के लिए, और आरडी 1 फाइल करने के एटलीस्ट 21 दिन पहले, मतलब रिजोल्यूशन पास करो जनरल मीटिंग में, उसके बाद पहले न्यूज़पेपर में नोटिस छपवाओ, 21 दिन का टाइम दो कि तुम्हें ऑब्जेक्शन है तो बताओ, और उसके बाद आरडी 1 फाइल करना। राइट, पॉइंट नंबर 1, इंग्लिश और वर्नाक्युलर लैंग्वेज में आपको ये नोटिस देना है। पॉइंट नंबर 2, और क्या करना है? यही नोटिस की कॉपी आपको किसको भेजनी है? जिनके ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर। और इसी नोटिस की कॉपी किसको भेजनी है? रेगुलेटरी बॉडी को। अब ये क्या होता है? सेक्टरल रेगुलेटर कौन होता है? अगर आप पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो जिसका कोई सेक्टरल रेगुलेटर है, लाइक सेबी हो सकती है, आरबीआई हो सकती है, आईआरडीआई हो सकती है, तो अगर कोई सेक्टरल रेगुलेटर आपका है तो उसको भी ये नोटिस की कॉपी आपको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अगर कोई ऑब्जेक्शन, बच्चे बोलते हैं ये उस प्रोसेस को हम समरी में लिख दें क्या? आरडी वाली प्रोसेस को मैं कह रहा हूं उसको पूरे एक पेज में बिल्कुल लिखो, क्योंकि समरी ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। मॉड्यूल देखोगे तो बहुत भयंकर है। ऑब्जेक्शन अगर रिसीव हुआ है तो वहां पर क्या होंगी? हियरिंग। फिर आरडी किसको बुलाएगा? ऑब्जेक्शन लेने वाले को बुलाएगा, आपको बुलाएगा, मतलब आपका एडवोकेट या आपका सीएस भी प्रेजेंट होगा। तो 3 लोग होंगे, आरडी, आपका सीएस और जिसको ऑब्जेक्शन है वो। इनकी अब होगी हियरिंग, और इस हियरिंग में उन लोगों के आर्गुमेंट सुनने के बाद आरडी डिसाइड करेगा या तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी है या आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी है। और अगर कोई ऑब्जेक्शन, नेक्स्ट, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो बिना हियरिंग के ही आरडी क्या डिसाइड करेगा कि अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है। और ऑब्जेक्शन जब आएंगे तो हियरिंग करके क्या डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि इनके बीच में आपस में सहमति बन जाए, कंसेंसस हो जाए। और आरटी को आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये कन्वर्जन इन लोगों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में नहीं है, हम कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं कर रहे हैं, कोई लाइबिलिटी को अवॉइड नहीं कर रहे हैं, मतलब कन्वर्जन इज बोनाफाइड। अगर आपको इस पूरे नाटक से बचना है तो एक लाइन भी लिख सकते हो, आपको प्रूव करना पड़ेगा आरटी को दैट कन्वर्जन इज बोनाफाइड। नाउ बोल्ड लेटर में अलग से लिखा है हाईलाइट करके, अगर कंपनी के अगेंस्ट में कोई इंक्वायरी, कोई इंस्पेक्शन, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जो कि अभी क्या है? पेंडिंग, तब तक कंपनी कन्वर्जन नहीं करवा सकती। यार जब हम प्राइवेट से पब्लिक में आए थे ना, तब भी आप एक बात ध्यान रखना, हाँ, मैं भेज देता हूं, भेजता हूं अभी ग्रुप पर। तो ऑब्जेक्शन मिला तो अलग कहानी, हियरिंग्स होंगी। ऑब्जेक्शन नहीं मिला तो विदाउट हियरिंग पुट कर दी जाएगी एप्लीकेशन अप्रूवल या रिजेक्शन के लिए। एक मिनट में बस एक ग्रुप पर भेज रहा हूं वो पीडीएफ। है ना, ये ग्रुप पर ऑलरेडी बहुत पहले भेजा होगा। हाँ क्यों, कुछ अलग लिखा हुआ है क्या कहीं? आगे आते हैं। अगर कंपनी में कोई इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है तो ड्यूरान जब वो पेंडिंग है, वो कोई भी इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, उस दौरान आपको कन्वर्जन अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट, एक बात समझना, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन के बाद कन्वर्जन अलाउ हो सकता है क्या? तो इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर आप पाक साफ साबित हुए तो ही अलाउ होगा। अगर उसके बाद आपके खिलाफ क्या चालू हो गया, कोई प्रोसिक्यूशन, तो अगेन अवेलेबल नहीं होगा। ये तभी अवेलेबल होगा जब कोई प्रोसिक्यूशन आपके खिलाफ चालू नहीं हुआ और कोई प्रोसिक्यूशन पेंडिंग नहीं होगा, तभी बस आपको कन्वर्जन अलाउ करेंगे।
यही एक पेज का मैटर है बस, जो आपको अलग से लिखना है और इसको नहीं छोड़ना है अगर कन्वर्जन ये वाला आता है तो। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप जानते हो, वंस यू गेट द अप्रूवल फ्रॉम द आरडी देन आप आईएनसी 28 फाइल करो। आईएनसी 28 किस चीज का होता है, आरडी के ऑर्डर को आरओसी के पास फाइल करने का फॉर्म है, जिसमें आप आरडी के अप्रूवल की कॉपी लगाना। तो आईएनसी 28 फाइल करना है आपको। अब कुछ बच्चों को डाउट आ जाता है आईएनसी 28 कन्वर्जन का फॉर्म है, नहीं है। कन्वर्जन का फॉर्म पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक में आईएनसी 27 है। ये क्या है फिर, आरडी की अप्रूवल को आरओसी को सबमिट करने का फॉर्म है आईएनसी 28। दैट्स इट। और इसके बाद आपको आईएनसी 27 तो फाइल करना ही पड़ेगा। व्हाट इज दिस, एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन। इफ आरओसी सेटिस्फाइड फ्रॉम ऑल द थिंग्स तो फिर आपको वो कन्वर्जन कर देगा और नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अलॉट कर देगा, इशू कर देगा। ठीक है, दैट्स इट। ये हुई भारी भरकम सी प्रोसेस, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक इनटू प्राइवेट, पब्लिक कंपनी का प्राइवेट कंपनी में कन्वर्जन। नेक्स्ट, अब थोड़े से आसान से कन्वर्जन है वापस। ओपीसी का नॉर्मल कंपनी में कन्वर्जन, पब्लिक या प्राइवेट में, या पब्लिक या प्राइवेट का ओपीसी में कन्वर्जन। सबसे पहले पढ़ते हैं ओपीसी का प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्जन। क्या होना है यहां, वही होना है, कॉल एंड होल्ड बोर्ड मीटिंग एंड पास द बोर्ड रेजोल्यूशन, कॉल एंड होल्ड जनरल मीटिंग एंड पास द स्पेशल रेजोल्यूशन। बट लास्ट में क्या लिखोगे, अच्छा हाँ, इस इनकी बोर्ड मीटिंग में कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा, मिनिमम 2 मेंबर या 7 मेंबर करने का, मिनिमम डायरेक्टर 2 या 3 करने का, और आर्टिकल और मेमोरेंडम को ऑल्टर करने का रेजोल्यूशन। ये भी तो होगा ना यहाँ पर। आर्टिकल मेमोरेंडम तो खैर हर कन्वर्जन में अल्टर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ मेजर 2 चीजें, एक तो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ाना, एक मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर बढ़ाना। अब यहाँ पर एक कहानी है, लास्ट में एक चीज जरूर लिखना, अगर कंपनी में केवल एक ही डायरेक्टर है, जो कि बीइंग एन ओपीसी, अगर केवल एक ही डायरेक्टर है तो कोई मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है, केवल मिनट बुक्स में रिकॉर्ड कर लो, वो ही मिनट की मीटिंग की डेट मान ली जाएगी। ऐसा याद है ना आपको, मैंने तो बहुत बार बोला ही है, कंपनी लॉ में भी आपने खूब सुना होगा। Then call and hold board meeting and general meeting and pass the special resolution। अब यहां भी वही लिखोगे, यहां तो ये भी नहीं लिखोगे कि अगर एक ही शेयर होल्डर है, तो यहां तो एक ही शेयर होल्डर है, तो नो नीड टू कॉल द जनरल मीटिंग, जस्ट रिकॉर्ड द मिनट्स इन मिनट बुक, उसी डेट को मान लिया जाएगा जनरल मीटिंग की डेट। बट हाँ, बेवकूफी क्या है कि चूंकि एसआर पास हुआ है तो एमजीटी 14 फाइल करना पड़ेगा। तो एमजीटी 14 तो फाइल करना ही पड़ेगा। एक डाउट आता है बस कि यहां फॉर्म एक एक्स्ट्रा है बस, अपार्ट फ्रॉम द एमजीटी 14 यहां फॉर्म होता है डीआईआर 12। तो ये बात आपको मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है ना, ये तो आप रट के बैठे हो ना। चूंकि मिनिमम डायरेक्टर बढ़ाने पड़ सकते हैं, अगर कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो तो पहले डीआईआर 12 फाइल करके नया डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा ना। डीआईआर 12 एमजीटी 14। एमजीटी 14 के अटैचमेंट क्या होंगे, एमजीटी 14 के अटैचमेंट क्या होंगे, जनरल मीटिंग जो में जो रिजोल्यूशन पास किया उसकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, ऑल्टर्ड मेमोरेंडम, ऑल्टर्ड आर्टिकल्स। और फिर है मेन फॉर्म, कन्वर्जन का फॉर्म तो ये है, दैट इज आईएनसी 6। ये ओपीसी के, देखो यार सिंपल सी बात है, प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट, फॉर्म कौन सा यूज होगा, आईएनसी 27। ओपीसी टू नॉर्मल, नॉर्मल टू ओपीसी फॉर्म यूज होगा आईएनसी 6। आईएनसी 6 के अटैचमेंट थोड़े से परेशान करते हैं, स्पेशली ये, बस ये अलग से टिक करके रखो भैया कि ये हमको याद नहीं रहते, ये अलग है, ये कॉमन सेंस वाले नहीं है, इसलिए इनको टिक करके रखो, एग्जाम टाइम पर ये पढ़ना। अब आईएनसी 6 के अटैचमेंट आपको, मुझे नहीं लगता मुझे पढ़ाने की जरूरत है। क्या लिखोगे आईएनसी 6 के अटैचमेंट, ऑल्टर्ड मेमोरेंडम, ऑल्टर्ड आर्टिकल, रिजोल्यूशन की कॉपी। ये तो 3 नए अलग आ गए बस। प्रपोज्ड मेंबर्स और डायरेक्टर्स की लिस्ट। अब बताओ इसका रीजन क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर पे पहुंचाना है, तो नए मेंबर कौन आएंगे, नए डायरेक्टर कौन आएंगे, और चूंकि नए डायरेक्टर आ रहे हैं तो उनकी क्या लेनी होगी, कंसेंट। 2 चीजें अलग हैं बस। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स क्यों मांग रहे हो, नो आइडिया, आई डोंट हैव एनी आइडिया। क्योंकि क्रेडिटर्स की लिस्ट का क्या करोगे, क्रेडिटर ऑब्जेक्शन लेना ही नहीं है। एक से तो ज्यादा हो रहे हैं, अब तो उसको सेफ्टी होनी चाहिए उल्टा। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, नो आइडिया। लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ऑलराइट, खत्म प्रोसेस। प्राइवेट से ओपीसी में कन्वर्जन की प्रोसेस क्या? यहां तो बकायदा बोर्ड मीटिंग होगी क्योंकि दो या ज्यादा डायरेक्टर हैं। रिजोल्यूशन के जो मीटिंग के जो वो है एजेंडा वो आपको याद है। तो बोर्ड कॉल एंड होल्ड बोर्ड मीटिंग एंड पास द बोर्ड रेजोल्यूशन। नॉर्मल बोर्ड रेजोल्यूशन के एजेंडा है सारे। कॉल एंड होल्ड जनरल मीटिंग एंड पास द स्पेशल रेजोल्यूशन। और अब की बार फॉर्म फाइल होंगे केवल दो। DIR 12 तो फाइल नहीं करोगे ना? DIR 12 जरूरी है क्या डायरेक्टर एक ही किया जाए? एक से ज्यादा पॉसिबल है क्या? हाँ है। तो यहां है दो चीजें, MGT 14 और INC 6। INC 6 के अटैचमेंट फिर से हाईलाइट कर दे, टॉप वो कर देता हूं। यहां तो देखो चारों के चारों ही अटैचमेंट अब नॉर्मल है, कॉमन नहीं है, नॉर्मल नहीं है। INC 6 के बेसिक अटैचमेंट तो आप लिख ही लोगे ना, मिनट्स, रिजोल्यूशन की कॉपी, वो तो होना ही है। ऑल्टर्ड मेमोरेंडम, ऑल्टर्ड आर्टिकल। अब ये चारों अजीब है। यहां मेंबर, सॉरी यहां क्रेडिटर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। नॉर्मल से ओपीसी में जा रहे हो ना, तो देखो यहां पहली लिस्ट क्या, पहली क्या चीज देनी है? लिस्ट ऑफ मेंबर्स इन लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। एक्चुअली इसमें पता है क्या बताना पड़ेगा कि कौन कौन से शेयर होल्डर्स कंपनी में से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि एक ही बचेगा। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो जाने ही जाने हैं। देखो पॉइंट नंबर सी आपको याद रह जाना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन लेटर ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर मेंबर्स। तो देखो मेरी बात सुनो, फिर आगे आया एनओसी ऑफ मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स। तो सिंपल बात, इस लाइन को आप इग्नोर भी कर दोगे तो भी चलेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द मेंबर्स। कौन से मेंबर्स? जो निकल रहे हैं, बोले हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं इसके कन्वर्जन से, जा रहे हैं हम। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द मेंबर एज वेल एज क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों। और कंपनी के डायरेक्टर को एक डिक्लेरेशन देना है क्या कि भैया मेंबर्स और क्रेडिटर ने क्या दे दी है उनकी कंसेंट फॉर द कन्वर्जन। मेंबर्स और क्रेडिटर्स ने कंसेंट दे दी है कन्वर्जन के लिए, ये देना है। तो देखो एक बात समझो, दोनों INC 6 में दो अटैचमेंट तो कॉमन है, क्रेडिटर्स की लिस्ट और लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ ना? बस यहां अलग से लिस्ट थी एक, मेंबर्स और डायरेक्टर्स जो प्रपोज्ड अब अपॉइंट हो रहे हैं उनकी। यहां उन्हीं की जगह क्या है? मेंबर्स और क्रेडिटर्स की कंसेंट कि हमें इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और चौथी बात उन्हीं से कनेक्टेड, डायरेक्टर ये लिख कर दें कि हमने उनसे एनओसी ले लिया है, उन्हें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बस फॉर्म सबमिट करो, INC से अप्रूव होगा, आपकी कंपनी नॉर्मल कंपनी से ओपीसी में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, ये एक और टिपिकल प्रोसेस, सेक्शन 8 कंपनी का दूसरी कंपनी में कन्वर्जन। वापस से रिपीट कर लें, प्राइवेट से पब्लिक में गए थे, क्या हुआ था? बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, SR, MGT 14, INC 27 खत्म। पब्लिक टू प्राइवेट, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, SR, MGT 14, फिर RD1, RD को अप्लाई किया, RD1 उसके पहले न्यूज़पेपर में नोटिस दिया, INC 25A फॉर्मेट है न्यूज़पेपर के नोटिस का। उसके बाद RD अप्रूव करेगा तो RD का अप्रूवल सबमिट करना ROC को INC 28, और फिर सबमिट करना कन्वर्जन की एप्लीकेशन INC 27, खत्म। नेक्स्ट, OPC टू प्राइवेट, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, SR, MGT 14, INC 6 और DIR 12। जो नए अपॉइंट हो रहे हैं उनके लिए DIR 12। नॉर्मल टू ओपी, नॉर्मल प्राइवेट और पब्लिक टू ओपीसी, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, SR, MGT 14 एंड INC 6। तो देखो मैंने 50% मैटर तो खत्म ही कर दिया। अब 50% क्या बचा है? केवल अटैचमेंट वाला मैटर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सेक्शन 8 का दूसरी कंपनी में कन्वर्जन।
आपको लॉजिक क्लियर है ना? ये वाला कन्वर्जन टफ क्यों है, इसका लॉजिक क्या है? ये वाला कन्वर्जन टफ क्यों है, इसका लॉजिक क्या है? अब तक आप नॉट फॉर प्रॉफिट थे, वो बोलकर आपने पैसा कमाया कि नॉट फॉर प्रॉफिट है, और अब आप दूसरे में कन्वर्ट कर लोगे तो ये पैसा बाहर ले जाओगे। अब तक आपको डिविडेंड बांटना अलाउ नहीं था, आप तो यहाँ से कमा के ले जाओगे, टैक्स भी नहीं दोगे, और उधर जाके फिर डिविडेंड बांट लोगे इसी पैसे का। बहुत बढ़िया। अभी तक आपको बहुत सारे बेनिफिट्स, रिलैक्सेशंस अवेलेबल थे, अब नहीं मिलेंगे, तो जो वो लेते हुए मिले वो आपको फोरगो करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन की प्रोसेस, सेक्शन 8 कंपनी की दूसरी कंपनी में कन्वर्जन की प्रोसेस, किसकी अप्रूवल चाहिए? पहले तो कॉल एंड होल्ड जनरल मीटिंग एंड पास द रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, सॉरी। तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना है। जो नोटिस भेजोगे ना आप शेयर होल्डर्स को, उसके एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। क्या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सब समझते हो? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में चीजें लिखनी पड़ेंगी। क्या लिखनी पड़ेगी? हमारी कंपनी कब बनी थी, हमारा अभी तक ऑब्जेक्ट क्या था, अब हम क्यों कन्वर्ट होना चाहते हैं, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, और हमारे इस कन्वर्जन से हमें ऐसे कौन कौन से बेनिफिट्स, एग्जम्पशंस मिली हुई थी जो अब मिलना बंद हो जाएंगी। मतलब अल्टीमेटली शेयर होल्डर क्या जानना चाहते हैं कि हम कहां से शुरू हुए थे, क्यों कन्वर्जन चाहते हैं, और कन्वर्जन के इफेक्ट क्या होंगे, ये बता दो, ताकि वो सोच कर आए उन्हें रिजोल्यूशन पास करना है या नहीं करना। नेक्स्ट, एसआर पास होगा तो एमडीटी 14 फाइल होगा। वेरी सिंपल प्रोसेस। तो असली तो यहां से स्टार्ट है। अगेन इस कन्वर्जन के लिए किसकी अप्रूवल चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट की, रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल चाहिए इस कन्वर्जन के लिए। वी नीड द अप्रूवल ऑफ द आरडी। ठीक है। आरडी के अप्रूवल के लिए फॉर्म कौन सा फाइल करना है? आरडी 1 फॉर्म फाइल हुआ था पब्लिक से प्राइवेट में जाते टाइम, यहां फॉर्म फाइल होगा। वेरी गुड जानवी, आईएनसी 18। अब आईएनसी 18 के अटैचमेंट आएंगे भारी भरकम, उसी की बहुत सारी चीजें आएंगी, सब चल रहा है अब। तो वापस से वही बात, एक सवा पेज केवल आरडी वाला ही लिखना है, मेजर पॉइंट यही है। अब सुनो ध्यान से, मैं नोटिस करवा देता हूं आपको चीजें, फाइनल टच चल रहा है क्योंकि कितनी बार और नॉलेज अपडेट करेंगे। फाइनल टच करते हैं सब चीजों में कि भैया ये फाइनल नॉलेज है। देखो, जब आप पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट करवाने आरटी के पास गए थे ना, तो प्रोविजन था कि आरडी को अप्लाई करने के 21 दिन पहले न्यूज़पेपर में नोटिस दे दो। लेकिन इधर क्या है, आरडी को फॉर्म फाइल करने से 7 दिन में न्यूज़पेपर में नोटिस पब्लिश कर, तो यहां बाद में करना है। दीज थिंग यू नीड टू नोटिस। है ना? बढ़िया, गुड। सो कंपनी को विद इन अ वीक फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन टू द आरडी, अब यहां नोटिस का फॉर्मेट क्या है? आईएनसी 19 इज द फॉर्मेट। पब्लिक से प्राइवेट में क्या था? आईएनसी 25 है, यहां नोटिस का फॉर्मेट है आईएनसी 19। देखो इस पूरे टॉपिक में ना आईएनसी 18 है, आईएनसी 19 है, अभी आगे और जाएंगे, आईएनसी 20 है। तो इस टॉपिक के ऊपर आपको क्या लिखना चाहिए? आईएनसी 18, 19, 20। 18 आरडी को अप्लाई, 19 नोटिस का, न्यूज़पेपर के नोटिस का फॉर्मेट, 20 अभी आगे आते हैं, देखते हैं, है ना? तो वो यहां 18, 19, 20 तो है ही एमजीटी 14 के अलावा। चलिए, आईएनसी 19 में जो आपने ये कहां कहां देना है, सबसे पहले हाईलाइट हाईलाइट करते जाता हूं, न्यूज़पेपर में देना है। तो सबसे पहले तो ये नोटिस न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है। दूसरा, यही नोटिस कंपनी की वेबसाइट पर भी पब्लिश करना है अगर है तो। काम की बात तो अब चालू होगी, जो ऑलरेडी मैंने पॉइंट नंबर 3 में हाईलाइट कर रखे हैं। चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, क्यों इनको क्यों बीच में ला रहे हो? आपको टैक्स के एडवांटेज मिले होंगे बहुत सारे। इसी सब्जेक्ट में आपने एनजीओ वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है, रिलीजियस ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट। ऐसे ही अगर आपने सेक्शन 8 कंपनी को 12AA का रजिस्ट्रेशन दिलवा रखा था इनकम टैक्स के एग्जामिशन के लिए, वो सब आपको अब छोड़ना पड़ेगा।
चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर, चैरिटी कमिश्नर जिनके अप्रूवल लेकर आप चैरिटी एक्सेप्ट कर रहे थे, और स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट तक बात जाएगी। और अगर कोई और डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट भी आपको रेगुलेट करता था या आपका उनसे कोई कनेक्शन था, उनको भी करना पड़ेगा। इनमें से कोई भी अथॉरिटी अगर ऑब्जेक्शन लेना चाहे तो आरडी को अपना ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकती है। वेरी गुड अंशिका। 60 दिन में इनमें से कोई, आपने नोटिस दे दिया, देखो मेरी बात सुनो, आपने आरटी को अप्लाई किया, आरटी को अप्लाई करने के बाद आपने इन सबको नोटिस भेज दिया कि हम ना कन्वर्जन कर रहे हैं, और हमने आरटी को अप्लाई भी कर दिया है, आपको अभी भी हमारे कन्वर्जन से कोई प्रॉब्लम है, मैं बता दो, आरटी को आप सबमिट कर देना। ठीक, नेक्स्ट। अब तक कोई अटैचमेंट आया क्या? कुछ नहीं आया। आरटी को अप्लाई किया, न्यूज़पेपर में नोटिस दिया, ये न्यूज़पेपर के नोटिस की कॉपी आपने बहुत सारे लोगों को और भेजी, ये नोटिस आपने इन लोगों को भी भेजा है। अब बोर्ड को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। देखो हर जगह डिक्लेरेशन आते हैं जहां बड़ा मैटर होता है, वहां क्या डिक्लेरेशन देना है बोर्ड को? वही बात कि हमने कंपनी का पैसा बाहर नहीं निकाला है, कंपनी की कोई भी इनकम, कंपनी की कोई भी प्रॉपर्टी पेड या ट्रांसफर नहीं हुई डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय वे ऑफ डिविडेंड या बोनस टू पर्सन हु आर मेंबर ऑफ द कंपनी। सिंपल सी बात क्या है, हमने कंपनी की कोई भी इनकम, कंपनी की कोई भी प्रॉपर्टी डिविडेंड के फॉर्म में या बोनस के फॉर्म में शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, क्योंकि हम नहीं कर सकते सेक्शन 8 होने के नाते। यस, बहुत बढ़िया, ये लिखना है। हाँ तो मोहम्मद वही कह रहे हैं कि कोई देखो, कोई आपके अल्टीमेटली डिविडेंड के नाम पर बांटते क्या हो, कोई इनकम या प्रॉपर्टी के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या? कैश डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो भी आपकी प्रॉपर्टी ही है। तो हमने कोई भी हमारी इनकम या प्रॉपर्टी डिविडेंड के फॉर्म में, बोनस के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं की, क्योंकि आप नहीं कर सकते। ठीक है, आगे नेक्स्ट। अगर कंपनी को क्या मिला हुआ था, कोई स्पेशल स्टेटस, प्रिविलेज, एग्जम्पशन, बेनिफिट फ्रॉम एनी अथॉरिटी, किसी भी और अथॉरिटी से अगर आपको कोई स्पेशल प्रिविलेज, स्पेशल बेनिफिट, कोई एग्जम्पशन मिला हुआ था, तो आपको उस अथॉरिटी से भी क्या लेना पड़ेगा? एनओसी। कितने लोग बीच में आ गए? सब वो लोग बीच में आ गए जिनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, जिनसे आपने परमिशन ले रखी थी। नेक्स्ट, सबसे टिपिकल टॉपिक, पॉइंट नंबर 5। देखो इसको याद कैसे रखो यार, लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी देनी है, लेकिन लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी कैसे दोगे? तो सपोज करो अगर आप मई 2023 में अप्लाई कर रहे हो कन्वर्जन के लिए, अगर आप कन्वर्जन के लिए अप्लाई कर रहे हो मई 2023 में, तो आप मार्च 23 तक की बैलेंस शीट सबमिट कर दो। इधर आप 101 में, अगर आप मई 23 में अप्लाई कर रहे हो तो लेटेस्ट बैलेंस शीट मार्च 23 की बनी हुई होगी, वही सबमिट करना है बस। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के 3 महीने के बाद अप्लाई कर रहे हो, मतलब कब के बाद? जुलाई ऑनवर्ड, तो फिर आपको इस साल के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा आवाज हो रही है माइक की, कुछ समझ में आ रहा है? तब तक तो हमारी कंपनी सेक्शन 8 बचेगी नहीं, फिर तो प्राइवेट कंपनी की बैलेंस शीट जाएगी। हम जानना चाहते हैं आपकी लेटेस्ट पोजीशन, कितना पैसा आपके पास आज है रिजर्व के नाम पर, सबके नाम पर। अरे अब तक की पोजीशन इसलिए फ्रीज करनी है ना कि अब तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, अब लगना स्टार्ट होगा। अब तक के बेनिफिट्स थे, अब नहीं रहेंगे। अब तक का जो अमाउंट है उससे डिविडेंड नहीं बांट सकते, अब जो कमाओगे प्राइवेट में जाके उससे डिविडेंड बांट लेना। बहुत सारी चीजें है ना। पोजीशन फ्रीज करो। पोजीशन फ्रीज करने का मतलब क्या? पोजीशन अब मैं क्या 1 अप्रैल को अप्लाई कर रहा हूं तो क्या 1 अप्रैल की बैलेंस शीट बनवाऊं? नहीं, बोले मार्च 23 की बैलेंस शीट से काम चल जाएगा। कब तक काम चल जाएगा? फाइनेंशियल ईयर चालू होने के 3 महीने बाद तक भी कन्वर्जन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हम तुमसे इस साल की बैलेंस शीट नहीं मांग रहे, लेकिन अगर 3 महीने के बाद अप्लाई कर रहे हो तो इस साल की भी अभी तक की बैलेंस शीट दो, 3 महीने की, 4 महीने की। अब फॉर एग्जाम्पल मैं सितंबर में अप्लाई कर रहा हूं कन्वर्जन के लिए, तो बोले अगस्त तक की बैलेंस शीट लाओ, तो सितंबर तक की लाओ ना। नहीं, जब अप्लाई कर रहे हो ना उससे 30 दिन पुरानी तक चलेगी और उससे ज्यादा पुरानी नहीं चलेगी। ये तब तो इस पॉइंट को 2 पार्ट में बांट दें। अगर आप अप्लाई कर रहे हो फाइनेंशियल ईयर चालू होने के विद इन 3 मंथ्स तो केवल लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट दे देना लास्ट ईयर की,
और अगर 3 महीने के बाद अप्लाई कर रहे हो तो लास्ट ईयर की तो हो ही गई, इस फाइनेंशियल ईयर की भी ऑडिटेड बैलेंस शीट फाइल करना। कब तक की? अप्लाई करने से मैक्सिमम 30 दिन पुरानी, इससे ज्यादा पुरानी नहीं चलेगी। यही लिखा हुआ है, बाकी सब ग्रामर है, यही लिखा हुआ है। आगे आते हैं। नेक्स्ट, ये टिपिकल है भैया, यहां बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए। नेक्स्ट, कंपनी को किसी प्रैक्टिसिंग सीए या प्रैक्टिसिंग सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट से भी एक सर्टिफिकेट लेना है। हर्षिता, अब ये पॉइंट समझ में आ गया क्या? पॉइंट नंबर 5 क्लियर है? वापस समझाऊं? इस पॉइंट को 2 पार्ट में खुद ही तोड़ लो। If we are applying within 3 months after the starting of the financial year, then file the latest audited balance sheet of the last financial year. हर्षित, आप दोनों इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, ये बता, मैं लैंग्वेज बोलूं या एक्सप्लेनेशन दूं, वो भी बता दो। तो मैं वैसे ही बोलूं फिर, अगर आपको लिखने के लिए पूछ रहे हो तो मैं लैंग्वेज बोलूं, एक्सप्लेन करूं बस। अगर आप फाइनेंशियल ईयर चालू होने के विदिन 3 मंथ अप्लाई कर रहे हो कन्वर्जन के लिए, मई 23 में अप्लाई कर रहे हो एग्जांपल के लिए, तो केवल लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट फाइल कर देना, मार्च 23 तक की। और अगर आप फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के 3 महीने के बाद अप्लाई कर रहे हो, लाइक जुलाई ऑनवर्ड अप्लाई कर रहे हो, जैसे आज अप्लाई कर रहे हो सितंबर में, आप फॉर्म आज भर रहे हो कन्वर्जन का, तो आपको लास्ट ईयर की तो हो गई, इस करंट ईयर की भी ऑडिटेड बैलेंस शीट सबमिट करनी होगी। कितनी पुरानी? अप्लाई करने से मैक्सिमम 30 दिन पुरानी। तो अगर आप जैसे 20 सितंबर को अप्लाई कर रहे हो तो 21 अगस्त के बाद की बैलेंस शीट होनी चाहिए, तो लाइक 30 अगस्त की बैलेंस शीट चलेगी, 31 अगस्त की बैलेंस शीट चलेगी। हर्षिता, क्लियर है? अब पॉइंट नंबर 6 लैंग्वेज बोलूं क्या? चलेगा? पॉइंट नंबर 6 पर आते हैं फिर। एक प्रैक्टिसिंग सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट लेना है। किस बात का सर्टिफिकेट लेना है? सर्टिफिकेशन इस बात का कि हमने सेक्शन 8 कंपनी के कन्वर्जन की सारी कंप्लायंस पूरे कर लिए, क्योंकि हमको पता है वो टिपिकल है। ठीक, ऑल राइट। क्या हो गया? अब तक रिपीट करूं वापस? मेरे को कोई जल्दी नहीं है, जो बचेगा मैं कल भी पढ़ा दूंगा, हम तो वापस रिपीट कर लेते हैं। क्या क्या हुआ अब तक? स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ, जनरल मीटिंग बुलाई, एसआर पास हुआ। जब जनरल मीटिंग बुलाई तब आपने शेयर होल्डर को क्या क्या बताया था एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में, कि हमारी कंपनी कब बनी थी, हमारा अब तक ऑब्जेक्ट क्या था, हमारी कंपनी का अब रीजन क्या है कन्वर्जन करवाने का, कन्वर्जन करवाने की वजह से हमारे कौन कौन से बेनिफिट्स, एग्जम्पशन एटसेट्रा हैं जो अभी हमें मिलते हैं, जो अब मिलने बंद हो जाएंगे, ये सब आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बता दो। फिर क्या करो? एमडीटी 14 फाइल कर दो। उसके बाद आप आरडी को अप्लाई करो आईएनसी 18 में। आईएनसी 18 में आरटी को पिटीशन फाइल करो कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू एनी अदर काइंड, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में कन्वर्जन के लिए। नाउ आरटी को अप्लाई करने के विद इन 1 वीक आपको एक नोटिस पब्लिश करना है न्यूज़पेपर में, फॉर्मेट है आईएनसी 19। यही न्यूज़पेपर 2 न्यूज़पेपर में सबमिट कर पब्लिश करना है। यही नोटिस की कॉपी आपको चीफ कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स ऑफिसर, चैरिटी कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को भेजना है, और कोई और अदर अथॉरिटी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसको भी भेजना है। इनमें से कोई भी अथॉरिटी विद इन 60 डेज आपके इस कन्वर्जन के अगेंस्ट में क्या ले सकती है? ऑब्जेक्शन, और आरटी को अपना ऑब्जेक्शन जमा करवा सकती है। नेक्स्ट, कंपनी के डायरेक्टर को डिक्लेरेशन देना है कि हमने कंपनी की कोई भी इनकम, कंपनी की कोई भी प्रॉपर्टी डिविडेंड या बोनस के फॉर्म में शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं की है। नेक्स्ट, अगर आपकी कंपनी विद इन 3 मंथ आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कन्वर्जन के लिए जा रही है तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की ऑडिटेड बैलेंस शीट सबमिट करनी है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के 3 महीने के बाद अप्लाई कर रहे हो तो करंट ईयर की भी ऑडिटेड बैलेंस शीट सबमिट करनी अभी तक की, मैक्सिमम 30 दिन पुरानी ही चलेगी। नेक्स्ट, कंपनी को किसी सीए, किसी सीएस, किसी कॉस्ट अकाउंट से एक सर्टिफिकेट लेना है कि सेक्शन 8 कंपनी के दूसरे कंपनी में कन्वर्जन की जो प्रोसेस है, जो कंप्लायंस है, हमने वो पूरे कर दिए हैं। ठीक है, हाँ, मजा आ गया? बहुत बढ़िया। हाँ, आरडी को एप्लीकेशन फाइल हुई, इसके 7 दिन में तो सबको नोटिस दे दो कि हमने आरडी को अप्लाई कर दिया है। आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो यहां से 60 दिन है आपके पास, आरडी को ऑब्जेक्शन जमा करा देना। मतलब अभी तो अगले 60 दिन कुछ होने वाला नहीं है। हाँ बिल्कुल, तो ये तो टाइम लगता है, 6-6 महीने लगते हैं इन सब में। कोई मैटर आरडी को गया ना, 2-4-6 महीने को होए गए, सब बहुत प्रोसीजरल एस्पेक्ट है। चलिए आगे आते हैं। यही मजा ही आना चाहिए यार, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। आई होप ये चल रहा है जैसा चलने दो, पक्का प्रोडक्टिव है, बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है।
मजा इन द सेंस। हाँ बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलिए अब क्या, आरडी, बस बस थैंक यू सो मच, ध्यान लगाओ पढ़ने में, बाद में करेंगे फिर। अब नाउ आरडी एप्लीकेशन और ऑब्जेक्शंस मिलने के बाद डिसाइड करेगा कि उसे आपको अप्रूवल कन्वर्जन की देनी है या नहीं देनी। अगर आरडी आपको कन्वर्जन की अप्रूवल देगा तो आरडी आपके कन्वर्जन पर 3 कंडीशंस इंपोज कर सकता है। आरडी आपके कन्वर्जन के अप्रूवल पर 3 कंडीशन इंपोज कर सकता है। कंडीशन नंबर 1, आरडी आपसे कहेगा कि अब से आफ्टर दिस कन्वर्जन यू विल बी नो लॉन्गर एलिजिबल टू क्लेम एनी एग्जामिशन, एनी बेनिफिट, एनी प्रिविलेजेस अवेलेबल टू सेक्शन 8 कंपनी। अब से कोई बेनिफिट नहीं लेना। पॉइंट नंबर 2, ये तो सबसे मजेदार चीज है, सबको याद है ये, अगर कंपनी को कोई प्रॉपर्टी मिली थी डिस्काउंटेड रेट पर, तो जितनी उस प्रॉपर्टी की आज मार्केट वैल्यू है माइनस जितने में आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी गवर्नमेंट से, सरकारी डिपार्टमेंट से, ये डिफरेंस आपको अभी पे करना पड़ेगा। सिंपल बात है ना ये तो। क्यों दी थी आपको वो जमीन? धर्मशाला बना रखी थी आपने, लोगों के लिए एनजीओ चला रहे थे, तो हमने आपको 10 करोड़ की जमीन 1 लाख रुपए में दे दी, 10 लाख रुपए में दे दी। आज उस जमीन की कीमत 25 करोड़ है, तो आपको 25 करोड़ माइनस 10 लाख उस दिन की मार्केट वैल्यू चाहिए, कन्वर्जन के दिन की मार्केट वैल्यू चाहिए, आज की मार्केट वैल्यू चाहिए, माइनस जितना अमाउंट आपने उस प्रॉपर्टी के लिए पे किया था, ये डिफरेंस अमाउंट आपको अभी आज पे करना पड़ेगा। किसको पे करना पड़ेगा? या तो गवर्नमेंट को जिन्होंने वो दी थी, या उस अथॉरिटी को जिन्होंने, तो गवर्नमेंट या अथॉरिटी जिनसे आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी। तीसरा, तीसरा क्या, इनका इंटेंशन क्या है? इनका इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये कि जितना भी रिजर्व इकट्ठा है तुम्हारी कंपनी में, ये रिजर्व से तुम अभी तक डिविडेंड नहीं बांट सकते थे, लेकिन प्राइवेट में कन्वर्ट होने के बाद बांट लोगे, तो तुमने तो मजे ले लिए। पैसा एनजीओ के नाम से कमाया, शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट दिया कन्वर्ट करवा के। हम चाहते ही नहीं कि रिजर्व का पैसा तुम कन्वर्जन के बाद अपनी बुक्स में लेकर जाओ, तो क्या करें, भिखारियों में बांट दें? बोले नहीं, रिजर्व के पैसे का यूज क्या करो, अपनी सारी लाइबिलिटीज, आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज, लोन, प्रोविजंस को पे करने में रिजर्व का पैसा यूज करो, और उसके बाद भी अगर पैसा बच जाए आईईपीएफ में ट्रांसफर करो। बेटा सेक्शन 8 कंपनी की जितनी भी असेट और लाइबिलिटी होंगी वो प्राइवेट कंपनी की असेट और लाइबिलिटी बन जाएंगी ड्यू टू कन्वर्जन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुशी उसमें सर, है ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, अगर यहां तुम्हारा रिजर्व है तो ये रिजर्व अभी तक डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे क्या, बीइंग अ सेक्शन 8 कंपनी? नहीं, अभी भी नहीं करने देंगे। तो हम कह रहे हैं इस पूरे पैसे को लाइबिलिटी में पे करके लेके जाओ, और उस लाइबिलिटी के बाद भी अगर ये पैसा बच जाए तो आईईपीएफ में ट्रांसफर कर देना। ये कोई भी कंडीशन इंपोज करने के पहले आरडी आपको क्या देगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट। नेक्स्ट, आरडी की अप्रूवल मिलने के बाद क्या करोगे? अब कंपनी को, यहां इंटरेस्टिंग चीज है, अलग चीज है, अब नॉर्मल चीज है, कंपनी को फिर से क्या बुलवानी है? एक जनरल मीटिंग, और अब ऑल्टर करना अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल। अब तक कुछ मत करना, क्योंकि ये जनरली अप्रूवल मिलती नहीं है, बहुत टिपिकल है अप्रूवल मिलना। तो आप पहले से ही क्यों आर्टिकल मेमोरेंडम ऑल्टर कर रहे हो? अप्रूवल मिल जाए ना, उसके बाद एक जनरल मीटिंग फिर बुलाओ और मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑल्टर करो। और आरडी की कॉपी किसको सबमिट करनी है? आरओसी को सबमिट करनी है। कौन से फॉर्म में? आईएनसी 20 में। साथ में क्या लगा देना? ऑल्टर्ड मेमोरेंडम एंड ऑल्टर। देखो यहाँ ये अच्छा काम किया, एक ही फॉर्म में सब करवा लिया। आरडी की अप्रूवल भी इसी फॉर्म के साथ अटैच करनी है, ऑल्टर्ड मेमोरेंडम आर्टिकल भी इसी फॉर्म के साथ अटैच करना है। अदरवाइज चाहते तो क्या कर सकते थे, आरडी की अप्रूवल तो आईएनसी 20 में फाइल करो और कन्वर्जन की एप्लीकेशन 27 में फिर फाइल करो, फिर उसमें अटैचमेंट यही लगाओ सेम। इन्होंने बोला केवल आईएनसी 20 विल वर्क। लास्ट, भूलना मत इसको, डायरेक्टर द्वारा डिक्लेरेशन की जो आरडी ने कंप्लायंस बताए थे हमें कन्वर्जन के, वो हमने कर दिए। कौन से कंप्लायंस? ऊपर वाली तीनों कंडीशन जो हम पर लगाई गई, तो हमने वो कंडीशन कंप्लाई कर दी है। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये है जब तक आप ये कंडीशन फुलफिल ना कर दो, आरडी ने अप्रूवल दे दी कन्वर्जन की, 3 कंडीशन लगा दी, अब कंपनी आईएनसी 20 तब तक फाइल नहीं करेगी जब तक ये तीनों कंडीशन
फुलफिल ना कर दें तो INC 20 के बाद फाइल करना, साथ में डिक्लेरेशन फाइल करना कि हमने ये तीनों कंडीशन आरडी की कंप्लाई कर दी है। मेरा डाउट एक छोटा सा, क्या जरूरी है आरडी तीनों कंडीशन लगाए? नहीं, पर ये 3 तरह की कंडीशन लगा सकता है, और जब भी आप पर लगाएगा आपको पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। दैट्स इट। उसके बाद आरओसी कन्वर्जन का अप्रूवल कर देगी, आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अलॉट कर देगी। ठीक है, तो कौन कौन से फॉर्म यूज हुए? INC 18, INC 19, INC 20। आप बोलो तो आगे पढ़ा दूं? रुक जाता हूं पहले 1 मिनट, रुक जाता हूं। दो कन्वर्जन और पढ़ लें, एक पढ़ लेते हैं चलो बस, कंपनी का LLP में कन्वर्जन। नहीं नहीं, मुझे नहीं भागना, फिर LLP का कंपनी में तो तब पढ़ाऊंगा ना जब पहले आपको पार्ट 21 कंपनी पढ़ा दूं। तो कल के लिए बचेंगे ये अजीब अजीब से कन्वर्जन, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले लिमिटेड लाइबिलिटी में, लिमिटेड बाय गारंटी का लिमिटेड बाय शेयर्स में, और पार्ट 21 कंपनी, ये कल पढ़ेंगे। अभी आज का लास्ट, कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू LLP। कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू LLP। बेटा सिंपल सी बात है, क्यों रटना है इसको? सोच कर क्या इमेज क्या हो रहा है, कंपनी को LLP में कन्वर्ट कर, कंपनी को LLP में कन्वर्ट कर रहे हैं। सोच कर देखो, सोच कर देखो, प्रोविजन LLP एक्ट के लगेंगे या कंपनीज एक्ट के लगेंगे? LLP एक्ट के। वेरी गुड। फॉर्म LLP एक्ट वाला फाइल होगा या कंपनीज एक्ट वाला? LLP एक्ट वाला। तो पहला अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। दूसरी चीज, LLP एग्जिस्ट करती है क्या? LLP एग्जिस्ट करती है क्या? नहीं, तो LLP बनानी पड़ेगी। सिंपल। तो इधर LLP इनकॉर्पोरेट करने की प्रोसेस लिखनी है अभी तो। रन LLP, एक तो रन फाइल करना LLP के नेम अप्रूवल के लिए, और फिलिप फॉर्म फाइल करना। बस, LLP वाला रिवीजन करवा चुका मैं। That's it। आसान हो गया चैप्टर, टॉपिक ही आसान हो गया। तो कंपनी LLP में जा रही है ना, कॉल एंड होल्ड बोर्ड मीटिंग, पास द बोर्ड रेजोल्यूशन। किस बात के लिए? कन्वर्जन के लिए, और किसी को ऑथोराइज करोगे भैया इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। सेकंड, नेम अवेलेबिलिटी के एप्लीकेशन फाइल करो। बताओ कौन सा फॉर्म फाइल होगा? स्पाइस प्लस पार्ट ए? नहीं, रन LLP में जा रहे हो, रन LLP। और रन LLP के साथ क्या अटैच करना? बोर्ड रेजोल्यूशन। रन LLP में पूछेंगे ना, नई LLP बना रहे हो या कन्वर्ट करके ला रहे हो? तो बोले कन्वर्ट करके ला रहे हैं, तो बोले कन्वर्जन की बोर्ड से अप्रूवल ले ली क्या? बोले हाँ ले ली, तो क्या अटैच करो? बोर्ड रेजोल्यूशन। पॉइंट नंबर 3 स्किप कर दो, अभी डायरेक्टली पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। देखो क्या हो गया, जल्दी बताओ। अल्टीमेटली क्या हो रहा है? फॉर्म फिलिप फाइल हो रहा है। यार सही बताऊं बेटा, और सिंपल कर देता हूं, तो मैं कर दिया, फिर भी और सिंपल कर देता हूं। एक फॉर्म कन्वर्जन का लगेगा और एक फॉर्म किसका लगेगा? इनकॉर्पोरेशन का। इनकॉर्पोरेशन के लिए फॉर्म कौन सा है? फॉर्म 18। INC 18 लिखूं क्या? कंपनीज एक्ट का फॉर्म है क्या? नहीं, LLP का तो फॉर्म 18। और कन्वर्जन के लिए, सॉरी, तो कन्वर्जन के लिए तो कौन सा फॉर्म? फॉर्म 18। और इनकॉर्पोरेशन के लिए कौन सा फॉर्म? फिलिप। खत्म। कितनी बढ़िया कहानी हो गई। मतलब इमेजिनेशन में तो चैप्टर टॉपिक खत्म हो गया ना, लिखना बाकी है, तो चीजें तो रिकॉल हो गई ना सारी की सारी, क्यों रटना? हाँ, फिलिप। अब फिलिप के साथ के अटैचमेंट मैं नहीं पढ़ा रहा, फिलिप के साथ के अटैचमेंट आते हैं क्या? ये वाले भी क्यों पढ़ने, यहां से भी क्यों पढ़ने? फिलिप के अटैचमेंट आपको आते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, सब्सक्राइबर की शीट, दैट्स इट, है ना? क्यों पढ़ना, मैं तो कह रहा हूं पढ़ना ही नहीं। और रजिस्टर्ड ऑफिस जो है उसके एड्रेस के प्रूफ तीनों, बताओ, पढ़ना ही नहीं। आगे पढ़ना तो ये है, और ये परेशान करने वाला है, फॉर्म 18।
मेरा एक छोटा सा डाउट है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करोगे क्या अभी तक के? रीजन क्या? अब ये एलएलपी हो गई है, इवन इनकम टैक्स के प्रोविजन बदल जाएंगे। बताओ इंटरेस्टिंग बात क्या, आज तक जो प्रॉफिट कमाया उस पर 25% टैक्स लगेगा, आज से जो कमाओगे उस पर 30 लगेगा, क्योंकि कंपनी पर 400 करोड़ से कम का टर्नओवर है तो 30 लगता है, और एलएलपी पे तो 25 लगता है। एलएलपी पे तो 30 लगता है, और कंपनी छोटी है, 400 करोड़ से कम का टर्नओवर 25। अब देखो यही चेंज हो गया। मुझे नहीं पता इनकम टैक्स में आपको मैट के प्रोविजन आए या नहीं आए, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स के, पर कंपनी पर मैट लगता है और एलएलपी पर एएमटी लगता है, इवन इनकम टैक्स चेंज हो जाएगा यार। तो लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सबमिट करने पड़ेंगे आपको। चलिए पढ़ते हैं। मैट है या नहीं अब सिलेबस में इनकम टैक्स में? मैट 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 एनीवन? नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैट मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स नहीं है, बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको, बच गए। चलिए, मैट नहीं है कि कंपनी को बुक प्रॉफिट का 18.5% या 15% टैक्स देना है और नॉर्मल प्रॉफिट का जो नॉर्मल रेट है, नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। बुक प्रॉफिट का इतना देना है उसका इतनी है, कुछ भी नहीं है। थैंक गॉड, बढ़िया है भैया, बच गए। हाँ, क्या है फॉर्म 18 का अटैचमेंट क्या है? शेयर होल्डर का स्टेटमेंट। शेयर होल्डर का स्टेटमेंट क्या है ये? सही बताऊं तो ये शेयर होल्डर की कंसेंट है कि हम शेयर होल्डर की जगह अब क्या बनने के लिए रेडी हैं? पार्टनर्स, हम कंसेंट दे रहे हैं कन्वर्जन की। नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, वो मतलब ऑडिटेड चाहिए भैया, ड्यूली सर्टिफाइड एंड करेक्टेड बाय द ऑडिटर, ऑडिटर से साइन चाहिए। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की लिस्ट और उनकी कंसेंट, तो भैया क्रेडिटर्स की भी कंसेंट चाहिए। नेक्स्ट, ये मुझे आज तक लॉजिक समझ में नहीं आया इसके आधे पार्ट का, इनकम टैक्स अथॉरिटी की एनओसी क्यों लेनी है? इसके आगे वाला फिर भी मैं बात कर सकता हूं कि लेटेस्ट इनकम टैक्स की रिटर्न की कॉपी जमा करवा दो कि आपने एलएलपी का कंपनी का लास्ट इनकम टैक्स की रिटर्न में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी थी। बाकी इनकम टैक्स अथॉरिटी से क्या एनओसी क्यों लेनी है, आई डोंट नो। और ये तो याद होगा ही आपको, कोई और अदर रेगुलेटर अगर आपका है उससे अप्रूवल ली हो उसकी, वो अटैच करो। अगर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग चल रही है कोर्ट ट्रिब्यूनल में तो उसकी डिटेल दो। ये इसमें सारे अजीब अटैचमेंट है फॉर्म 18 में, इसीलिए मैंने कहा इस पूरे टॉपिक में पढ़ने का केवल एक चीज है, आईएनसी 18। हाँ बहुत बढ़िया सिद्धि। तो उस वजह से इनकम टैक्स रिटर्न मांगो ताकि पुरानी डिटेल आपकी हमको पता चल जाए क्या थी और अभी क्या है। ठीक है, सीआरसी कोई और डॉक्यूमेंट भी मांग सकता है, और सब ठीक हुआ तो आपको कन्वर्जन की अप्रूवल मिल जाएगी, एलएलपी आपकी बन जाएगी। उसके बाद लिखो क्या? उसके बाद लिखो ये क्या लिखें? ड्राफ्ट द एलएलपी एग्रीमेंट, और कन्वर्जन के 30 दिन में, याद करो एलएलपी एग्रीमेंट इनकॉर्पोरेशन से भी 30 दिन में कर सकते थे, वैसे ही यहां भी ड्राफ्ट द एलएलपी एग्रीमेंट एंड फाइल विद इन 30 डेज आफ्टर द कन्वर्जन। और आप बताओ एलएलपी एग्रीमेंट के लिए कौन सा फॉर्म फाइल किया जाता है? एलएलपी 3। हाँ हो सकता है, दैट्स इट, खत्म। तो मेजर पार्ट है आईएनसी फॉर्म 18। वापस से, कॉल एंड होल्ड द बोर्ड मीटिंग, पास द बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर द कन्वर्जन। पॉइंट नंबर 2, फाइल फॉर्म रन एलएलपी फॉर द नेम अप्रूवल, उसके साथ में बोर्ड रेजोल्यूशन कॉपी लगा देना। देन फाइल फॉर्म फिलिप फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, उसके साथ फिलिप वाले ही फॉर्म लगाना जो एलएलपी में पड़े हैं डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट, फॉर्म 18 सबमिट करना है, उसके अटैचमेंट अजीब है, लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी, इनकम टैक्स अथॉरिटी के एनओसी, लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यूली सर्टिफाइड बाय ऑडिटर, शेयर होल्डर्स की कंसेंट कि हम पार्टनर बनने के लिए रेडी हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की एनओसी, और कोई अदर अथॉरिटी या रेगुलेटर है तो उसकी अप्रूवल। और फिर करेंगे, एलएलपी बन गई अब आपकी, कन्वर्जन हो गया, अब आप फाइल करें, तो अब आप प्रिपेयर करें एलएलपी एग्रीमेंट, और फिर फॉर्म एलएलपी 3 के साथ इस एलएलपी एग्रीमेंट को सबमिट करें विद इन 30 डेज फ्रॉम आफ्टर द कन्वर्जन। कंपनीज एक्ट कहता है कि शेयर होल्डर्स का एमजीटी 14 फाइल करवाने की जरूरत नहीं है, आप शेयर होल्डर की कंसेंट फॉर्म 18 के साथ में अटैच कर दें। चलिए, तो मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच। जनरली कौन सा कन्वर्जन आता है एग्जाम में बेटा? देयर इज नो जनरल, देयर इज नथिंग जनरल, हमारे एग्जाम में कुछ भी जनरल नहीं है। बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही चलने दो रिवीजन ना।
चलिए, ओके, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, बाय, गुड डे।